हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में जो कि आधारित है आपके ग्रामर के मिक्स टॉपिक से, इसमें हम देखेंगे 20 एमसीक्यूज देखेंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए लाभदायक होगा। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस है जो पेसिव वॉइस में है। जब बात आती है पेसिव वॉइस की, तो पेसिव वॉइस की जो आइडेंटिफिकेशन है ये कैसे किया जाता है, तो इसका सरल सा एक उपाय है। क्या है कि देखेंगे बी प्लस V3 के फॉर्म में होना चाहिए। वर्ब जो हमारा है उसका क्या फॉर्म होना चाहिए, उसका फॉर्म होना चाहिए बी प्लस V3 में। अब देखेंगे यहाँ पे V5 है, यहाँ पे हमारा V3 है और इसके पहले देख रहे हैं बी का फॉर्म है। हमारा जो बी वर्ब होता है इसके फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, बी, बिन, बिंग, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये टोटल 8 है। इनको जब हम कैटेगराइज करेंगे V1 से V5 में तो ये सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखेंगे वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया गया। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का तो प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे वर्ब बी नहीं बल्कि हैज का प्रयोग किया गया। क्लियर है? यही है कॉन्सेप्ट। अगर आपका क्लियर हो तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, दैट इज रियली वेरी इजी टू क्रैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना है, यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में है, अर्थात डायरेक्ट स्पीच है ये। इसको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात जिस स्पीच को आप रिपोर्ट कर रहे हो। क्लियर है? ये देखेंगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि हमारा V1 है। और वहीं पे ये जो हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बैक शिफ्टिंग होती है। बैक शिफ्टिंग कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाता है, पास्ट में है तो पास्ट इन द पास्ट चला जाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे ये ही सेड। अब देखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या हम एक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और यह निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है वो किस टाइप का सेंटेंस कंटेन करता है। क्लियर है? अब देखेंगे ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब ढूंढेंगे कि दैट किस में है। यहां तो दैट है ही नहीं, यहां भी अभाव दिख रहा है। अब दो जगह पे दैट आपको दिख रहा है। देखेंगे ही सेड दैट, यहां तक तो क्लियर है। फर्स्ट पर्सन जो है वो कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार के चेंज देखने को नहीं मिलता है। अर्थात ये फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, अर्थात ही हो जाएगा। ही यहां भी है, ही यहां भी है। अब देखेंगे ये हमारा M है V1, इसको हम V2 में बदलेंगे तो देखेंगे V2 जो हमारा होता है वर्ब बी का, वो होता है वॉज और वर। और हम सबको पता है कि ही के साथ वॉज का प्रयोग होता है, यहाँ पे हैड का प्रयोग है, गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। अब फिर देखेंगे बीजी हमारा है, बीजी आ जाएगा। नाउ को भी हम क्या कर देते हैं, ये भी हमारा बैक शिफ्ट हो जाता है, टेन में बदल जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है? अर्थात ये हमारा सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल का चुनाव करना है। कहेंगे ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एन क्यों लगाएंगे हम, चूंकि देखिए एच जो है ना यहाँ पे साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, और फर्स्ट साउंड जो क्रिएट हो रहा है किसके द्वारा, ओ से, ऑनेस्ट। और ये साउंड ओ साउंड जो है क्या है, एक वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल के साथ एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि निम्नलिखित जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है। अब हम देखेंगे कि एक बेसिक रूल है कि हम जब कभी भी डू, डज या डिड का प्रयोग वाक्य में करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म का। अब देखेंगे यहाँ डोंट है, डज है, डजंट है, डोंट है, तो देखेंगे इन सब के साथ V1 लगाते, ये V5 है आपका, ये भी V5 है आपका, बच गए दो। अब इन दोनों में देखेंगे क्या है। अब देखेंगे डू का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ करते हैं सिंगुलर प्लूरल के लिए, और थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ करते हैं।
और वहीं पे डज का अगर मैं बात करूं तो डज का प्रयोग हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अब देखेंगे ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अर्थात इसके साथ क्या हो जाएगा, डज लगेगा, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अब जानते हैं कि एग्जैक्ट जो हमारा जो टाइमिंग दिया हुआ हो, मींस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना? फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज ड्यूरेशन दिखानी हो उसके लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, यहाँ पे आपको फिर प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, गुड एट, इन, ऑन, विद। गुड एट, गुड एट का मतलब क्या होता है? गुड के साथ जब हम एट का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसमें आप स्किल्ड हो, मतलब कि उस पर आपका जबरदस्त पकड़ है। गुड एट मींस स्किल्ड। ठीक है ना? अर्थात ये मैथमेटिक्स के पहले क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग, मींस यहां सेंटेंस दिया गया है, एक स्टेटमेंट है, इसमें आप क्या करेक्ट क्वेश्चन टैग डालेंगे यही आपको भरना है। देखेंगे क्वेश्चन टैग के लिए हम क्या करते हैं, यू आर कमिंग। अब देखेंगे जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसको पहले लिख देते हैं। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। यहां देखेंगे किसी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट को हम क्या करेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो आरंट और हमारा जो प्रोनाउन, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन जो प्रयुक्त होगा सब्जेक्ट के लिए, यहाँ तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही है, उसी को लिख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, आरंट यू। देखेंगे कि इस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है इसमें आपको ढूंढना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कौन सा सेंटेंस फॉलो कर रहा है। देखेंगे द लिस्ट ऑफ, यहाँ पे देखेंगे हम ऑफ देख करके डर जाते हैं, इसके आगे प्लूरल है भैया, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आगे आने वाले जो भी हमारे नाउन या प्रोनाउन होंगे उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वर्ब के बीच एग्रीमेंट होता है, न कि ऑब्जेक्ट के, अर्थात इन सब को आपको देखना ही नहीं है। अब देखेंगे जो हमारा ऑफ से पहले है उसको देखेंगे, उसको कौन फॉलो कर रहा है। द लिस्ट सिंगुलर है, ये प्लूरल वर्ब हमारा है। द लिस्ट सिंगुलर है, इज हमारा सिंगुलर सही है। द लिस्ट प्लूरल है, यहाँ इज है। यहाँ लिस्ट, लिस्ट ऑफ के पहले जो हमारा जो नाउन आता है नॉर्मली उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे आप स्पेसिफिक चीज की बात करते हो। वैसे भी यहाँ पे हमारा वर्ब जो है प्लूरल है। अब देखेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, द लिस्ट इज ऑन द टेबल। मींस लिस्ट में आपने आइटम्स लिख रखे हैं, लेकिन लिस्ट तो एक ही है, इसलिए सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है व्हिच मॉडल वर्ब बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। यहाँ पे देखेंगे कौन सा मॉडल वर्ब है जो एप्रोप्रिएट बनाता है इस जगह को भर के। ठीक है ना? कहता है जब रूल को फॉलो करने की बात आती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए कैन तो आपकी एबिलिटी है ना, तो यहाँ पे एबिलिटी की बात नहीं होती है। जब रूल को फॉलो करने की बात होती है तो वहां पे हमारी ड्यूटी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और ड्यूटी, कंपल्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? वहीं पे मे का प्रयोग करते हैं हम पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, वहीं पे मे का हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, संभावना दर्शाने के लिए भी करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे जो हमारे जितने भी मॉडल्स उपलब्ध हैं उसमें से मस्ट जो है एप्रोप्रिएटली सूट कर रहा है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है कि यहां पे आप देखेंगे कौन सा वर्ब फॉर्म या टेंस जो है आपका यूज होगा। देखिए बाय नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ होगा, बाय द नेक्स्ट मंथ या बाय नेक्स्ट मंथ। क्या कर रहा है, नेक्स्ट मंथ मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है, ये कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहा है। तो एक ऑप्शन हमारा बच गया बी, जो दर्शा रहा है फ्यूचर में कोई चीज कंप्लीट कर लिया जाएगा, अर्थात बाय नेक्स्ट मंथ सी will have completed her project। कहता है अगले महीने तक वो क्या कर ली होगी, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ली होगी। मतलब फ्यूचर में आप बात कर रहे हो किसी स्पेसिफिक टाइम में कि कोई एक्शन 100% डन हो गया रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। वहां पे शैल या विल के साथ हम हैव और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है सिलेक्ट द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म।
अब यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। अब देखेंगे गुड हमारा जो है ये पॉजिटिव डिग्री का है, ठीक है ना। मोर गुड, गुड हमारा है ये क्या, पॉजिटिव डिग्री, और इसका खुद आप बना सकते हो गुड का बेटर, तो मोर गुड नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मोर गुड हो सकता है कहां पे होगा, जब एक ही चीज के दो क्वालिटी की तुलना हो रही हो, तब वो हम कंपैरेटिव डिग्री जो है यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगा करके। चलिए आगे हम बताएंगे उन चीजों को, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी छट गए आपके। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बेटर है, गुड का सेकंड फॉर्म जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है, बेटर है, अर्थात यहां सुटेबली कौन फिट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है फिल इन द ब्लैंक, ही सक्सीडेड डैश हार्ड वर्क। अब आपके सामने है बिकॉज है, बिकॉज ऑफ है, ड्यू है, सिंस है। सिंस देखेंगे, सिंस कंजंक्शन का भी काम करता है, सिंस प्रीपोजिशन का भी काम करता है, बिकॉज हमारा जो होता है ये कारण बताता है, कंजंक्शन का काम करता है, बिकॉज ऑफ जो है ये हमारा एक प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। अब देखेंगे ही सक्सीडेड, अगर बिकॉज लगाते हैं तो आगे क्लॉज होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट वर्ब जैसी स्थिति होनी चाहिए। यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है ना ही वर्ब है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा खत्म हो गया। अब देखेंगे ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, वह सफल हुआ किसके कारण, तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है आप कारण बता रहे हो, और इसके आगे नाउन या प्रोनाउन आने की आवश्यकता होती है। वर्क हमारा क्या है, नाउन है, अर्थात प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका यहाँ पे सही उपयोग देखा जाता है, अर्थात यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ड्यू है तो ड्यू टू, अगर ड्यू का प्रयोग करते हैं किसी चीज के कारण को दर्शाने के लिए तो ड्यू टू लगता है, ठीक है ना। सिंस का प्रयोग हम करते हैं चूंकि, ये भी कंजंक्शन का काम करता है, आगे क्लॉज होना चाहिए, जो आगे क्लॉज है नहीं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है कि यहाँ पे आपको करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच चुनना है, किस स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट है आपका ही सेड आई कैन स्विम। अब देखेंगे फिर वही बात, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंजेस आएंगे, बैक शिफ्टिंग होगा, तो देखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट जो हमारा है असर्टिव सेंटेंस है। अब देखेंगे दैट कहां दिख रहा है आपको, ये दो तीन जगह तो दिख ही नहीं रहा, आप देखते हैं क्या ये सही है कि ये भी गलत है। ही सेड दैट सही है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ही में बदल दिया, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो कैन का हम कुड के रूप का प्रयोग कर देते हैं, और फिर स्विम आ गया हमारा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है व्हिच ऑफ दीज इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, देखेंगे सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो। कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें एक या एक से अधिक आपका सब्जेक्ट हो सकता है और एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे दो क्लॉज होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब पहले सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ ही केम एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज है ये हमारा, लेकिन दोनों हमारे प्रिंसिपल क्लॉज है, मतलब अगर इस पार्ट को मैं हटा दूं तो भी ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, या फिर मैं इस पार्ट को हटा दूं तो भी ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और इन दो क्लॉजेस को जोड़ कौन रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इक्वल रैंक के क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को जोड़ते हैं। क्लियर है। अर्थात ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। ही केम बिकॉज ही वॉज इनवाइटेड। अब देखते हैं कि पहला जो हमारा है यहाँ पे क्लॉज और दूसरा जो क्लॉज है हमारा, इसमें क्या बताया गया है, एक का कारण बताया गया दूसरे में, अर्थात अगर एक को हम हटा दें तो दूसरा अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, और जैसे ही डिपेंड कर रहे हैं तो जो डिपेंड कर रहा है क्या हो गया, वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अर्थात ये हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज से बने हुए सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही केम, देखिए ही केम, ही सॉ, ही कंकर्ड, ये भी आपका क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। फिर देखेंगे ही वाज टायर्ड, बट क्या है, होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का 4 रूप होता है, उसमें से ये है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। ये दो स्टेटमेंट के बीच में कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, अर्थात ये भी हमारा क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द वॉइस। अब इस सेंटेंस में किस वॉइस का प्रयोग किया गया है, आप सबको पता है ना कि वॉइस दो ही प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव की बात ही खत्म, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया था पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में कि b प्लस v3 अगर दिख गया तो पैसिव वॉइस है। अब देखो b प्लस v3 आपको दिख गया ना, यहाँ पे पैसिव वॉइस है, बात खत्म करिए,
कुछ भी मत देखिए आगे पीछे, ठीक है ना। चलिए एग्जाम में समय बचाइए, जो सेकेंड्स में बनने वाले हैं ना उनको सेकेंड्स में ही बनाइए। हाँ, आप कंफ्यूज तब होते हैं जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। और सेशन अगर एंजॉयबल लग रहा है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्चुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए चीजों को ताकि वो ज्यादा दिन तक टिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है उसका चुनाव करना है। नीदर का प्रयोग करते हैं हम जब आपके सामने दो चीज हो कोई, और जब दो में से किसी भी एक की एक एक करके कहते हैं ना तो ये एक ना ही ये एक, मीन्स यू हैव टू थिंग्स or two options and you are not supposed to choose any one of them. In that case you have to use neither. क्लियर है। अब बॉयज नीदर का मतलब है कि बॉयज की संख्या 2 है, क्लियर है। और ऑफ आ गया आपका, तो ये ध्यान रखना है नीदर ऑफ के बाद जो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है वो हमारा कतई सब्जेक्ट नहीं होता है। अर्थात यहाँ जो आप हैव देख रहे हो ये बॉयज के अकॉर्डिंग दिख रहा है, यहां देखेंगे नीदर के साथ ऑफ ही नहीं आया, ये खत्म हो गया। नीदर हैज द बॉयज, ये देखेंगे सेंटेंस पैटर्न ही आपने चेंज कर दिया, ऑर्डर ही आपने चेंज कर दिया। दो तो ऑप्शन आपके ऐसे खत्म हो गए, क्लियर है। तीन आपके ऐसे खत्म हो गए। जब आप चीजों को नहीं समझ रहे हो ना तब तो दिक्कत होगी, और समझ रहे हो तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप चीजों को आसानी से छांट सकते हो। कहता है नीदर ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क। नीदर दो में से किसी एक की बात, इसलिए यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ सिंगुलर। यहाँ जो हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म। कहता है यहाँ पे करेक्ट फॉर्म जो है हमारा यहाँ पे डिटरमिनर है उसका प्रयोग करना है आपको, क्लियर है। कहता है क्या होगा, ही हैज टू। अब एक मैं बता दूं, यहाँ पे टू हो गया आपका, वेरी हो गया आपका, इन सब के हम बाद क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। मेनी भी हमारा पॉजिटिव डिग्री है, मच भी हमारा पॉजिटिव डिग्री है, मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। सम का प्रयोग करते हैं मात्रा दिखाने के लिए या संख्या दिखाने के लिए, जब किसी भी चीज की संख्या इतनी है या मात्रा है जिससे बढ़िया से काम हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फिट बैठ रहा है। मेनी का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। यहाँ वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात भैया आप चले जाएं यहां से। मोस्ट तो पहले ही जा चुका है। अब देखेंगे ही हैज टू। अब देखो टू के साथ सम, टू निगेटिविटी की बात करता है, सम पॉजिटिविटी की बात करता है, ये दोनों क्लैश कर जाएंगे, अर्थात इनको भी आप कहिए टाटा बाय बाय। चलिए अब बच गया मच। कहेंगे कि सर मच का क्यों प्रयोग होगा, क्योंकि मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अर्थात इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है भैया यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है रिसीव, इसकी करेक्ट स्पेलिंग को आपको चुनना है। रिसीव में देखेंगे कहता है कि जब आई और ई एक साथ प्रयुक्त किए जा रहे हो तो वहां पे एक रूल है। कहता है आई कम्स बिफोर ई। आई जो है ई से पहले आता है एक्सेप्ट सी, लेकिन सी आ गया तो वहां पे ये ऑर्डर काम नहीं करता है। सी के साथ देखते हैं पहले आई आता है फिर ई आता है, अर्थात देखेंगे रिसीव का आर ई सी ई आई वी ई। क्लियर है। अब देखेंगे क्या हो गया हमारा, आई कम्स बिफोर ई, ई के पहले आता है, लेकिन सी के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होता है, तो सी के साथ क्या हो जाएगा, पहले ई आएगा फिर आई आएगा। समझ में आई बात। अर्थात यहां देखेंगे रिसीव का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है व्हिच इज ए ट्रांजिटिव वर्ब इन दिस सेंटेंस। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि मीन समथिंग दैट इज मूविंग, मतलब उसका कोई डायरेक्शन है और उसका इफेक्ट मूव कर रहा है कहीं पर। अब देखेंगे कि ये वर्ब है मेड, और मेड का क्या इफेक्ट किसी पे पड़ रहा है, ऑब्वियसली पड़ रहा है सर, केक पे पड़ रहा है। अब इस सेंटेंस में बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, तो वर्ब ही एक है तो यही ना ट्रांजिटिव होगा। सी तो आपका प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, केक नाउन है, बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मेड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है फिल इन द ब्लैंक। आपके सामने एक खाली जगह है, इसको भरना है, भर दीजिए। कहता है सी प्रीफर्स टी डैश कॉफी। अब देखेंगे देन होगा, ओवर होगा, टू अगेंस्ट होगा। अब देखेंगे प्रीफर जो है ना, प्रीफर सब जूनियर सीनियर एक्सटीरियर इंफीरियर प्रायर ये सब अपने साथ क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन टू लेते हैं। किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी दिखना चाहिए। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर है ऐसा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे ताकि आपका और भी ज्ञानवर्धन हो सके।
Till the time we meet next, happy learning and keep evolving. Thank you so much.